जी स्टूडेंट्स, स्लाइड 1 पे आपको एक फेमस कोट नज़र आ रहा है। फिजिक्स इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर। इस स्लाइड में मेरा एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे मैं एक शेर अर्ज करूँगा। कशिश पैदा कर अपने किरदार में, कशिश पैदा कर अपने किरदार में, ज़माना तेरी आहट के पीछे आएगा। तो स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में आपको फुल बुक एमसीक्यूज़ पेपर शो हो रहे हैं। इसमें टोटल 17 एमसीक्यूज़ हैं और इसके जो मार्क्स हैं वो 17 हैं। पहला एमसीक्यू हमसे क्या इरशाद करता है? कहता है आइडेंटिफाई विच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशंस। नीचे 4 ऑप्शंस गिवन है: वर्क एंड टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, इम्पल्स एंड मोमेंटम। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। उसकी रीज़न है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्केयर और इसकी डायमेंशन होती है एम एल स्केयर। जबकि मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको आप टॉर्क भी कहते हैं, इसका फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ और इसकी डायमेंशन होती है एम एल स्केयर T-2। ठीक है, तो दोनों की डायमेंशन एक दूसरे से डिफरेंट है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड एमसीक्यू, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम इफ दे आर। अगर हम दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लें और हम चाहते हैं कि हमारा आंसर मैक्सिमम आए, तो याद रखिएगा दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, पैरेलल। क्योंकि हम ये फार्मूला पढ़ चुके हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि कॉस 0 1 के बराबर होता है। थर्ड एमसीक्यू, एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मेक्स 10 revolutions in 2 seconds. Which of the following statement is true? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक बॉडी 2 सेकंड में 10 चक्कर लगाती है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, इट्स फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज। क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है n डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 10 और टाइम की वैल्यू क्या है 2। तो 10 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा 5 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है हर्ट्ज। तो 5 हर्ट्ज, सी ऑप्शन करेक्ट है। 4 MCQ, a body moves a distance of 10 meter along a straight line under the action of 5 Newton force. If the work done is 25 joule, the angle which the force makes with the direction of motion of the body is। एक बॉडी 5 न्यूटन फोर्स के जरिए से एक स्ट्रेट लाइन में 10 मीटर का फासला तय करता है। अगर वर्क डन 25 जूल हो तो फोर्स और बॉडी जिस डायरेक्शन में हरकत कर रही है उसके साथ बनने वाला एंगल क्या होगा? तो यहाँ पे आपने वर्क डन का सिंपल फार्मूला लगाना है, W इज इक्वल टू एफ टी कॉस थीटा। एफ की वैल्यू यहाँ पे 5 है, डिस्टेंस की वैल्यू है 10, वर्क की वैल्यू है 25, थीटा आपने फाइंड करना है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है, ये बेसिकली किसकी एग्जाम्पल है? तो आर्शिमिडियस प्रिंसिपल जो है इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये लिक्विड में बियॉन्ड फोर्स से रिलेटेड है। तो सी। 6 MCQ है, अ डक्टाइल वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, परसेंटेज एलोंगेशन इज। एक डक्टाइल, एक ऐसी वायर जिसमें लचक है, इसको खींचकर इसकी असल लंबाई से 2 गुना कर दिया जाता है। बताएं परसेंटेज एलोंगेशन कितना होगा? जैसे कि हम जानते हैं इसका फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई 100%। तो 2L में से आप L को माइनस करेंगे और उसको डिवाइड करवा देंगे ओरिजिनल लेंथ के साथ, तो लेंथ से कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 100%। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, 7 MCQ है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, द क्वांटिटी विच इज कंजर्व्ड इज। थर्मोडाइनमिक्स के पहले लॉ के अकॉर्डिंग वो क्वांटिटी जो कंजर्व रहती है वो कौन सी है? जाहिर है एनर्जी कंजर्व रहती है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। द बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड। 8 MCQ कहता है वेव, लहरों का जिक्र हो रहा है, तो लहरों का किसी रुकावट, किसी ऑब्स्टिकल के एज से बेंड हो जाना कहलाता है डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, यहाँ पे मार्क नहीं हुआ, तो सी ऑप्शन इसका। 9th MCQ में द डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट एंटी नोड टू 7th नोड इज इक्वल टू। इसका मतलब क्या है? कहता है कि पहले एंटी नोड से 7th नोड तक का फासला बराबर होता है। पहले तो आपने ये देखना है कि फर्स्ट नोड से 7वें नोड तक का फासला इक्वल होता है 6 लैम्डा बाई 2 के, जिसको आप बाद में कैलकुलेट कटिंग करके तो आंसर लिखते हैं 3 लैम्डा। और पहले एंटी नोड का नोड तक का फासला लैम्डा बाई 4 होता है। तो टोटल फासला कितना होगा? आपने 3 लैम्डा में से लैम्डा बाई 4 माइनस कर देना, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा 11 लैम्डा बाई 4।
10th MCQ, which of the following is a primary source of gravitational waves? ग्रेविटेशनल वेव्स का प्राइमरी सोर्स कौन सा है? याद रखिए कि दो ब्लैक होल्स जब आपस में टकराते हैं और मर्ज होते हैं तो उसकी वजह से ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी सोर्स इसका ए ऑप्शन है, बाइनरी ब्लैक होल मर्जर। 11 MCQ, a piece of wire has resistance of 4 ohm. It is doubled on itself so that its length becomes half, but area of cross section is doubled. Its resistance now will be। तो स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को समझना होगा, ये न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू है। कहता है वायर के एक टुकड़े की रेजिस्टेंस 4 ओहम है, इसको इस तरह से डबल किया जाता है कि इसकी लंबाई हाफ और एरिया डबल हो जाता है। तो अब इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? तो याद रहे, जब आप एल की जगह L/2 और एरिया की जगह 2a पुट करेंगे तो आपके पास जो रेजिस्टेंस आएगी वो 1/4 मल्टीप्लाई रेजिस्टिविटी L/A। फिर आपने यहाँ पे रेजिस्टिविटी L/A की जगह पे जो वैल्यू दी हुई है 4 उसको पुट करना है, तो 4/4 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर आपके पास 1 ओहम आएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट है। 12 वाला एमसीक्यू है, द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज। 2 माइक्रोकूलम के चार्ज से 20 सेंटीमीटर के फासले पर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी। तो ये भी एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू है। इसमें आपने फार्मूला पुट करना है V इज इक्वल टू KQ/R। के की वैल्यू आप जानते हैं कूलम कांस्टेंट की, 9 × 10⁻⁹ चार्ज की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, 2 × 10⁻⁻⁻⁶, और आपने यहाँ पे जो डिस्टेंस है सेंटीमीटर में है उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0.2। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा राइट ऑप्शन वो है 9 × 10⁻⁴ वोल्ट। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 13th MCQ है, मूविंग चार्ज पार्टिकल इज सराउंडेड बाय। एक मूविंग चार्ज पार्टिकल के गिर्द क्या होगा? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों होंगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? सी ऑप्शन ठीक होगा। 14th MCQ में, इफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज मूव्ड विद वेलोसिटी v अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद b, देन द मोशनल EMF विल बी। अगर 1 मीटर के कंडक्टर को v वेलोसिटी के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से मूव करवाया जाए कि वो b के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाए तो कितना EMF होगा? आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू VBL साइन थीटा। थीटा की जगह पे आपने 30 डिग्री पुट करना है, स्टेटमेंट में गिवन है। साइन 30 1/2 के इक्वल होता है, और लेंथ की जगह आपने 1 पुट करना है। तो बी ऑप्शन नहीं, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा? 1/2 VB, क्योंकि लेंथ की जगह हमने 1 मीटर पुट करके फिर इसका आंसर निकालना है। अगर 1 मीटर नहीं दिया होगा तो फिर इसका बी ऑप्शन ठीक होगा, अदरवाइज सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 1/2 VB। If the rest mass of a particle m0 increases to m due to its high speed, then its kinetic energy is। अब इस स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है कि अगर किसी पार्टिकल का रेस्ट मैस m0 है और तेज रफ्तार की वजह से बढ़कर उसका मैस m हो जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो आपको पता है रेस्ट मैस एनर्जी कितनी होती है? E0 इज इक्वल टू m0c² और E इज इक्वल टू mc²। तो दोनों में अगर हम डिफरेंस निकालें तो वो किसके इक्वल होगा? काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक होगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m - m0c²। 16th MCQs क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज हैज नेग्लिजिबल अफेक्ट बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। कौन सी फोर्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स के दरमियान ना होने के बराबर असर रखती है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ना होने के बराबर असर रखती है। लास्ट MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन और पार्टिकल्स हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन पावर। तो किस रेडिएशन की आयनाइजेशन पावर ज्यादा होती है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, अल्फा पार्टिकल, क्योंकि इसका मैस और चार्ज नंबर क्या है? सबसे ज्यादा होता है।